Hello dear students, myself Dr. Lavleen Kashyap from Department of Kai Chikitsa. Today we are going to discuss the most important disease of today's era, that is also comes under lifestyle disorder or मेदोह श्रोतोदुष्टिजन्य विकार. The topic is स्थौल्य. ठीक है. आज के डेट में लगभग हमारे सराउंडिंग में जितनी आबादी है उसमें से लगभग 50 से 90% लोगों को हम देखते हैं कि ये सब ओबेसिटी से ग्रसित है, जिसको अपन आयुर्वेद में जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए वो है स्थौल्य व्याधि. ठीक है. तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, जो कि मेदोह श्रोतोदुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो व्याधि है. ठीक है. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द वर्ड स्थौल्य इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड स्थूल विच मीन्स टू ग्रो और इंक्रीज इन साइज. It refers to excessive growth of adipose tissue in the body. जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था डिस्लिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आप ओबेसिटी, कार्डियक रिस्क, ये सब की बात हमने वहाँ पे की थी. तो उसी के कंटिन्यूशन में हम इसको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. आचार्य चरक हैज़ डिस्क्राइब्ड स्थौल्य एज एक्सेसिव इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मेद एंड मांस धातु मस्क्यूलर टिश्यू. उन्होंने सिर्फ मेद धातु के इंक्रीज को स्थौल्य नहीं माना, उन्होंने कहा कि मांस धातु का भी अपने क्वांटिटी में बढ़ना, इसको भी स्थौल्य जो है कहा जाता है. ठीक है. तो इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मेद एंड मांस धातु लीडिंग टू पेंडुलस मूवमेंट ऑफ बटक, एब्डोमेन एंड चेस्ट विथ मॉर्फोलॉजिकल डिसप्रोपोर्शन सच अ पर्सन सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ एनर्जी. ये रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? वहाँ पे लिखा गया है स्फेरिक, ग्रीवा, उदर, इन सब का क्या होना? चलायमान होना. इसी को कहा गया है पेंडुलस मूवमेंट. ठीक है. तो ये रेफरेंस आपको कहाँ मिलता है? चरक सूत्र स्थान अध्याय 21, दैट इज अष्टौनिंदतीय चैप्टर, जहाँ पे स्थौल्य व्याधि का बहुत ही डिटेल में वर्णन आचार्य चरक जी ने जो है किया है. क्या कहा है उन्होंने? मेदो मांस अतिवृद्धत्वा, मेद और मांस दोनों की अतिवृद्धि, जिसको हम स्थूलता या स्थौल्य व्याधि कहते हैं. इनमें क्या लक्षण मिलते हैं? चल स्फिग ग्लूटियल रीजन, उदर एब्डोमिनल रीजन, स्तन ब्रेस्ट रीजन. तो इन तीनों पार्ट में बहुत ज़्यादा फैट के डिपोजिशन के कारण इनका पेंडुलस मूवमेंट या चलायमान होना, इसको स्थौल्य व्याधि का रिमार्केबल साइन या सिम्टम आप कह सकते हैं. आगे कहा गया अय अथ्रो उपचयो उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते. इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो उत्साह या एंथुसियाज्म है वो या एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? एनर्जी लेवल इनमें डिक्रीज होने लगता है. और इसे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्थौल्य व्याधि या स्थूलता की परिभाषा जो है वो उन्होंने की है. फिर इसी चैप्टर में उन्होंने निदान कहा है मेद रोग का. सबसे पहला है अति संपूर्ण, है ना, अति संपूर्णा मतलब ओवर ईटिंग. नेक्स्ट वन इज गुरु मधुर आहार, जिसको हम कफवर्धक आहार में लेते हैं. बहुत ज़्यादा हैवी एंड स्वीट हाई कैलोरी डाइट का सेवन करना. नेक्स्ट वन इज शीत स्निग्ध आहार, बहुत ज़्यादा शीतल, कूल और ऑयली फूड का आहार का सेवन करना. नेक्स्ट वन इज अव्यायाम, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज दीवा स्वप्न. नेक्स्ट वन इज हर्ष नित्यता, मतलब चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस ऑल द टाइम, बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता ना करना. ठीक है. ये भी स्थूल व्याधि का एक कारण कहा गया है. अचिंता, लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइज एंड थिंकिंग. नेक्स्ट वन इज बीज स्वभाव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कि मॉडर्न में हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है. तो इतना अच्छा निदान आपके मॉडर्न साइंस में भी नहीं लिखा है जितना कि आयुर्वेद में सारी बातों को एक छोटे से श्लोक में कह दिया गया कि अति संपूर्ण, गुरु मधुर आहार, शीत स्निग्ध आहार, अव्यायाम, दीवा स्वाप्न, हर्ष नित्यत्वा, अचिंता और बीज स्वभाव, ये 8 कारण जो है स्थूलता के कहे गए हैं. उसके बाद अष्ट दोष कहा गया है स्थूल का. अति स्थूल पुरुष के अष्ट दोष क्या क्या होते हैं, या इसको मॉडर्न में आप कह सकते हैं कि ओबेसिटी का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है. वाइवा और थ्योरेटिकल हर केस से, हर एस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट है और आप ये सारे कॉम्प्लिकेशन आप अपने पेशेंट्स पे भी देखेंगे. ठीक है. तो थ्योरेटिकली क्लिनिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. इसी शब्दों के साथ आप याद रखेंगे. फर्स्ट वन इज आयुष्यो ह्रास. नेक्स्ट वन इज जवोपरोध. थर्ड वन इज कृच्छ व्यवहारिता. फोर्थ वन इज दौर्बल्यम. फिफ्थ वन इज दौर्गंध्यम.
सिक्स वन इज स्वेद अबाधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्या लिखा गया है, क्षुधा अति मातृत्व। नेक्स्ट वन इज पिपास अति योग। तो इतने 8 जो कॉम्प्लिकेशंस है या अष्ट दोष है वो स्थूल पुरुष में देखे गए हैं। तो सबसे पहला हमने देखा आयुषो ह्रास, आयु का धीरे धीरे क्या होना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कम होना। फिर हैम्पर्ड बॉडीली मूवमेंट, दैट इज़ कॉल्ड जवोपरोध। कोई भी काम करने में पहले जो एंथुसियाज्म होता था, पहले जो एनर्जी रहती थी वो अब नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड जवोपरोध। फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का कम होना, दुर्बलता या वीकनेस फील होना, बॉडी से ओडर या बैड स्मेल का आना, फिर स्वेटिंग का इंक्रीज होना, क्षुधा या भूख का, एपेटाइट का बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा प्यास का बढ़ना। तो ये सारे जो है ओबेस या स्थूल पुरुष में जो है वो देखे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से चरक संहिता इस सूत्र स्थानाध्याय 21 में वर्णित है। फिर मेदो रोग की संप्राप्ति यहाँ पे कही गई है कि कॉजिटिव फैक्टर में हम जब देखें तो हमने वहाँ पे जितनी भी बात की थी वो सारे मेद और कफवर्धक होते हैं ना। तो कफ और मेद की वृद्धि हुई जिसके कारण क्या हुआ, एक्सेस मेद और कफ है ना, या फिर आम रस का निर्माण हुआ, क्योंकि कफ की इंक्रीज हुई तो मंदाग्नि होगा, मंदाग्नि बहुत लंबे समय तक रहेगी तो ये आम रस को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक तरफ मेद और कफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आम रस का डिपोजिशन हो रहा है बॉडी में। तो ये क्या करता है, अब ये जो कॉज है, ये जो हमने कारण पढ़ा, ये सारे कारणों को हम डिसलिपिडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया या एथेरोस्क्लेरोसिस का निदान भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, इट ब्लॉक सर्कुलेटरी चैनल, ठीक है। तो एक बार सर्कुलेटरी चैनल ब्लॉक हुए तो क्या होगा, टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण टिश्यू मालन्यूट्रिशन होगा, टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में बनने लगेंगे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या जिसको हम आम कहते हैं। और दूसरा है वात की गति का अवरोध होगा जिसके कारण हाइपर फंक्शन ऑफ अग्नि होगी, ठीक है। तो हाइपर फंक्शन ऑफ अग्नि होने के कारण पेशेंट का क्षुधा और अधिक बढ़ती जाएगी, प्यास पिपासा और अधिक बढ़ती जाएगी और पेशेंट रेगुलर बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, बहुत ज़्यादा भोजन इनटेक करने लगेगा और जिसके कारण वो स्थूलता व्याधि से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इतना कॉन्सेप्ट है कि आपका कारण क्या है, फिर स्थूलता के जो अष्ट दोष है और उसका आप संप्राप्ति चक्र कैसे बनाएंगे। तो इतनी बातें आपके चरक संहिता सूत्र स्थान में अध्याय 21 में बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। अब नेक्स्ट हम चले डायरेक्ट इसके मैनेजमेंट की तरफ। मॉडर्न में बहुत सी बात की गई है ओबेसिटी पे, बट आयुर्वेद में स्थौल्य व्याधि के अंतर्गत इतनी ही बातें कही गई है जो कि मॉडर्न में जितनी बातें कही गई है उसके एक सार के रूप में कही गई है। नेक्स्ट हम चले मेदो रोग के चिकित्सा की तरफ। तो ये चिकित्सा सिर्फ स्थूल पुरुष की नहीं है, हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे हाइपर या डिस्लिपिडीमिया उसके भी चिकित्सा सिद्धांत में आप यही चीज़ें पेशेंट को फॉलो कराने वाले हो। तो इस मेदो रोग चिकित्सा का मेन उद्देश्य क्या होता है, एम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है टू रीस्टोर द मेदो धात्वाग्नि टू इट्स नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट वन इज टू करेक्ट अनबैलेंस्ड दोषास, विशिएटेड स्रोतस एंड धातुज एंड मलास। तो दो चीज़ें हैं, मेदो धात्वाग्नि है उसको आपको करेक्ट करना है और जितने भी असाम्यावस्था या वैषम्यावस्था में चले गए हैं जो दोष है, स्रोतस है ना, धातु और मल है, उसको नॉर्मल स्टेट में लाना। तो ये आपका मेन उद्देश्य होगा आपकी चिकित्सा का। तो चिकित्सा के दो पार्ट होंगे, एक होगा शोधन चिकित्सा और नेक्स्ट होगा शमन चिकित्सा। तो एक स्थूल या मेदो व स्रोतोदुष्टिजन्य जो विकार हम देख रहे हैं है ना, जिसके बारे में हम 2-3 दिनों से अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आप शोधन चिकित्सा में पेशेंट को क्या करा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज वमन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विरेचन, द थर्ड वन इज बस्ती, स्पेशली लेखन बस्ती, फोर्थ वन इज रक्त मोषण एंड द फिफ्थ वन इज धूमपान, ठीक है। तो ये सारा संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्वेदन भी कफ का विलयन करता है। और द लास्ट वन इज उद्वर्तन, हर्बल पाउडर का मसाज। तो उद्वर्तन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला है, मुश्तक है, नीम है,
हरिद्रा है, दारू हरिद्रा, तुलसी, अश्वगंधा, सरशप, लोध्र, वचा, यही कंपोजिशन। एक चूर्ण आता है कुट्टम चिक्कादी चूर्ण, तो इससे आप, या त्रिकटु चूर्ण है ना, इन सबसे पेशेंट को उद्वर्तन, रुक्ष चूर्ण का घर्षण, ये कर्म आप पेशेंट को शोधन चिकित्सा के रूप में करा सकते हो। अब अपन चले शमन चिकित्सा की तरफ। तो शमन चिकित्सा में जो आप औषध यूज़ करने वाले हो उसमें आप ध्यान रखिए, तो जो आप जो भी हर्ब यूज़ कर रहे हो, जो भी औषध यूज़ कर रहे हो, वो कटु कषाय रस प्रधान होना चाहिए, उष्ण तीक्ष्ण गुण युक्त होना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो लेखन कर्म वाली होनी चाहिए। दीपन पाचन, चूँकि अग्नि का मान्यता वहाँ भी देखा गया है, तो ऐसे औषधीय गुणों से युक्त आपका औषध जो है वो होना चाहिए। कटु कषाय रस, उष्ण तीक्ष्ण गुण, लेखन कर्म, दीपन पाचन एक्टिविटी कराने वाला होना चाहिए जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हो। तो डाइट जो होगा है ना, तो यहाँ पे यव को श्रेष्ठ कहा गया है। रुक्षाहार में मुद्ग और यव पेशेंट को आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है, जिसमें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उसके जो आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या है उसको करेक्ट करना है, जिसमें कि सोने का, उसके मील का टाइमिंग, स्लीप का टाइमिंग, फूड को कितना इंटेक करना है, कितना वाटर इंटेक करना है, ठीक है, उसका जो कोष्ठ है, अग्नि है, उस पर आपको ध्यान देते हुए, ठीक है। और जो हमने लंघन उपक्रम कहे गए हैं, जिसमें कि दशविध लंघन में कहे गए, चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा, मारुत, आतप, पाचनान्य, उपवास, व्यायामश्च इति लंघनम। तो इन 10 में से कोई भी एक चीज़ आपको पेशेंट को जो है वो फॉलो कराना है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम इन सब में रखना है। और पेशेंट का, चूँकि ओबेज है पेशेंट, उसका मनस जो है बहुत ही पुअर हो चुका होता है, तो पेशेंट को यहाँ पे आपको प्रॉपर काउंसलिंग करके अपनी सत्वावजह चिकित्सा को भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, जो औषध है उसके गुण कर्म यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के पथ्य अपथ्य पे लघु आहार, तीक्ष्ण उष्ण आहार पेशेंट को देना है, ठीक है। उसके दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सबके बारे में आपको पेशेंट को बताना है। रेगुलर योगासन एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना है और सत्वावजह चिकित्सा भी आपको पेशेंट को करवानी होगी। तो जो आप यहाँ पे औषध यूज़ कर रहे हो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका त्रिफला। नेक्स्ट है गुग्गुल, ये हम सिंगल मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड है आपका रसोन, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक कहा गया है, बहुत एजेंट कहा गया है। रसोन जो है, अर्ली मॉर्निंग लहसुन की कलियां या लहसुन क्षीर पाक का यूज़ आप पेशेंट में करा सकते हैं। इसके अलावा शीलाजतु, ये चरक सूत्र स्तन अध्याय 21 में बहुत ही सुंदर तरीके से शीलाजतु की महिमा कही गई है कि ये कैसे कफ का कर्षण करता है। इसके अलावा वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, अर्जुन को हृदय मेडिकेशंस के अंतर्गत रखा गया है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपर और डिस्लिपिडीमिया पे इसका एक्शन देखा गया है। इसके अलावा कालमेघ है, गुडुची है, मुश्तक है, विडंग का रोल भी देखा गया है। एक मेडिसिन आती है विडंगादि लौह, दूसरा है नवक गुग्गुल, इन सब में विडंग जो है एज अ कॉम्बिनेशन ड्रग में मिला हुआ होता है। इसके अलावा शुंठी है, शोनाक है, अपामार्ग क्षार है, रसांजन है, यव है, गोमूत्र को भी उष्ण तीक्ष्ण है ना कहा गया है। उसके अलावा मधु है। इन सब का सेवन रेगुलर पेशेंट को जो है आपको सिंगल ड्रग के रूप में आप पेशेंट को जो है वो करा सकते हैं। इसमें वृक्षाम्ल का है, अम्लवेतस का है, अर्जुन का है, सिंगल ड्रग के रूप में भी आप इसको पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर कुछ औषध योग है, संशमन योग की हम बात करते हैं, तो इसमें मेदोहर गुग्गुल, जिसमें त्रिकटु है, वचा है, गुग्गुल है, आरोग्यवर्धिनी वटी, विडंगा रिष्ट, ठीक है, लवहासव, नवक गुग्गुल, अमृतादो गुग्गुल, त्रयोदशा गुग्गुल, इन सब का रेगुलर बेसिस पे आप पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। फिर अर्जुन के अलग अलग तरीके से, लाइक अर्जुन क्षीर पाक, अर्जुन का चूर्ण, अर्जुन का क्वाथ बनाकर पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। फिर वचा चूर्ण है, फलत्रिकादि चूर्ण है, गुडुच्यादि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, पुष्कर मूल का रोल देखा गया है, हृदय कहा गया है इसे भी। फिर त्रिकटु चूर्ण है, इनका पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा लहसुन आदि वटी, ठीक है। फिर त्रिमूर्ति रस है ना, फिर आपका महामंजिष्ठादि क्वाथ, मुष्टादि क्वाथ, वृहद पंचमूल क्वाथ, फलत्रिकादि क्वाथ है ना।
फिर त्रिउष्णादि लौह, विडंगादि लौह जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी, और भेदन आदि वटी, इन सब का रेगुलर बेसिस पे आप पेशेंट को यूज़ कराएं अलॉन्ग विथ लेखन बस्ती। फिर कुछ सक्तु योग कहे गए हैं जिसमें कि चव्यादि सक्तु, व्योषादि सत्तु और त्रिउष्णादि सत्तु। ठीक है, तो ये सब के सेवन कराने के बाद पेशेंट की एपेटाइट जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जब भी पेशेंट को भूख लगे आपको यही सेवन कराना है। इट इज़ इसको कह सकते हैं कि जो मेन चिकित्सा कही गई है क्या, गुरु अपतर्पण। तो गुरु आहार को कम बेसिस पे यूज़ कराना, तो उसके लिए आप सत्तू का प्रयोग करा सकते हैं। तो चव्यादि में चव्य है, जीरक है, त्रिकटु है, हिंगू है, चित्रक है। अधिकतर आप मेडिकेशंस जो देख रहे हैं वो दीपन पाचन क्वालिटी से युक्त है यहाँ पे। उसके अलावा व्योषाद सत्तू कहा गया है जिसमें कि त्रिकटु है, विडंग है, शिक्रु है, त्रिफला है। ठीक है, त्रिउष्णादि सत्तु है जिसमें कि त्रिकटु, कटुकी है ना, कंठकारी, हरिद्रा, ये सारे मेडिकेशन जो है वो मिले हुए हैं एज अ कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कुछ क्षार योग कहे गए हैं जिसमें कि एरंड क्षार, यव क्षार, पुनर्नवा क्षार, अपामार्ग क्षार, इन सब का पेशेंट को प्रयोग करा सकते हैं। नेक्स्ट, लेखनी महाकषाय जो कि चरक सूत्र अध्याय 4 में वर्णित है। इसमें 10 ड्रग इंक्लूड है, लेखनी ड्रग। ठीक है, इसमें कफ और मेदहर होते हैं जो भी ड्रग्स है वो। ठीक है, इसमें लघु, रुक्ष्ण, उष्ण, विशद और तीक्ष्ण प्रॉपर्टी है। और इसका जो इंडिकेशन है लेखनी महाकषाय, वो आप ओबेसिटी, स्थूल के पेशेंट पे, या हमने जो लास्ट क्लासेस से बात की हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट पे, या इसके अलावा पाइल्स जो कि मांस धातु वृद्धि, चूँकि हमने देखा है कि स्थूलता के पेशेंट में मांस और मेद धातु की दुष्टि देखी गई है, तो पाइल्स के पेशेंट में भी आप इन दवाइयों को, लेखनी महाकषाय की मेडिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। या लिम्फेडिनोपैथी का पेशेंट आपको मिल रहा है तो उसमें भी ये लेखनी महाकषाय आप वो उन पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कौन कौन सी दवाइयाँ हैं इस लेखनी महाकषाय में? तो फर्स्ट है मुश्तक, या जिसको आप नागरमोथा कहते हैं। नेक्स्ट है कूट, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुकी, चित्रक, चीर बिल्व और हेमवती, है ना। ये सारी मेडिकेशन, ये 10 मेडिकेशन जो है लेखनी महाकषाय के अंतर्गत कहा गया है। अब इस लेखनी महाकषाय का आप क्वाथ चूर्ण बनाएं, क्वाथ बनाएं, है ना। इसका क्वाथ का वटी बनाएं घनवटी के रूप में, या फिर इसका लेखन बस्ती का रूप में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, तो लेखन बस्ती इसकी बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट पे आप हृदय महाकषाय की मेडिकेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हृदय महाकषाय कार्डियक प्रोमोटिव होता है, कार्डियक प्रोटेक्टिव होता है, कार्डियक मसल को ये रिलैक्स कराता है ना, हर तरीके से। हृदय या फिर रसवाही जो स्रोतस है, जो कि हृदय उसका मूल कहा गया है, रक्तवाही स्रोतोदुष्टिजन्य विकार है या मेदोवाही स्रोतोदुष्टिजन्य विकार है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका हृदय से रिलेटेड लक्षण देखे गए हैं। हमने हाइपरलिपिडीमिया और स्थूलता में भी अपन बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्क की, तो हृदय महाकषाय की मेडिकेशंस वहाँ पे यूज़ करना है, जिसमें कि आम्र, अम्रातक, लकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, ठीक है, राजबदर, बदर, दाड़िम, मातुलुंग, ये सारी मेडिकेशंस हैं। तो इनको भी आप इस मेदोवाही स्रोतोदुष्टिजन्य विकार के चिकित्सा में प्रयोग करा सकते हो। फिर जो मेन चिकित्सा सिद्धांत है स्थूल पेशेंट का, वो है आपका गुरु अपतर्पण। क्या कहा गया है? गुरु च अपतर्पणम च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृषाणाम गृहणार्थम च लघु संतर्पणम च यथ। ठीक है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 अष्टोन्नति अध्याय में ये श्लोक वर्णित है। पेशेंट में, स्थूल पेशेंट में आपको गुरु अपतर्पण कराना है और कृष पेशेंट में लघु संतर्पण कराना है। ठीक है, अति स्थूल की चिकित्सा में कुछ और बात की गई है कि वातघ्न अन्नपान, श्लेष्म मेदोहराणी, रुक्ष उष्ण बस्त्य, तीक्ष्ण आरु उद्वर्तनानी च, इन सब की बात हमने कर ली है। उसके बाद श्लोक में कुछ और बात कही गई है इसी चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 में। गुडुची, भद्रमुस्ता प्रयोग करना है, तक्रारिष्ट का प्रयोग कहा गया है, स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग कहा गया है, शिलाजीत का प्रयोग कहा गया है। तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 में स्थूलता की पूरी चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, उनमें से कुछ पॉइंट यहाँ पे समाहित है। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशन लाइक विडंग है, नागर है, छार है, काल लोहरज है, मधु है, यव आम्लक चूर्ण, और इन सबको जो है वो श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अलावा बिल्वादि पंचमूल प्रयोग, मधु के साथ शिलाजीत का प्रयोग, अग्निमंथ का प्रयोग, इन सबको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस अष्टोन्नति अध्याय में स्थूलता की चिकित्सा के अंतर्गत समाहित जो है किया गया है।
उसके अलावा कुछ पथ्य आहार में कहा गया है कि प्रशातिका, प्रियंगु, श्यामक, यवक, यव, कोद्रव, मुद्ग, कुल्थी, ठीक है। उसके बाद मुद्ग, इन सबको पथ्य आहार के रूप में, इसके अलावा अरहर का दाल, पटोल, आमलकी, भोजन में मधुदक का पान, है ना, ये सब स्थूलता के पथ्य आहार में भी ये उसी चैप्टर पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में वर्णित है। फिर स्थूल व्यक्ति के या मेदो व श्रोतदुस्तीजन्य विकार वाले पेशेंट के विहार में कहा गया है प्रजागरण, ठीक है, व्यवाय, व्यायाम, चिंता करना, ठीक है। स्थौल्यम इच्छन परियत्यतु क्रमेण अभिवर्धयेत, तो पेशेंट को रात्रि जागरण कराना है ना। व्यवाय करने में मतलब जो है वो भी एक फिजिकल एक्सरसाइज का टाइप कहा गया है, पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज कराए, पेशेंट को चिंतन करने को कहे, तो ये सब जो है वो इसी स्थूलता की चिकित्सा में उसी चैप्टर में जो है वो वर्णित है। कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस कहा गया है एक्सरसाइज के अंतर्गत, ब्रिस्क वॉक है, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कराना है, योगासन में सूर्य नमस्कार को रोटेशंस कराए पेशेंट को, ठीक है। पवन मुक्तासन है, उत्तान पादहस्तासन है, नौकासन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन सब को विहार में पेशेंट को समाहित करें। तो जो आपका अष्टौनेन्द्रिय चैप्टर में जो स्थूलता का जो चिकित्सा है उसे आप पूरे मेदो व श्रोतदुस्तीजन्य जो विकार है जिसमें हाइपरलिपिडेमिया, डिसलिपिडेमिया, या जो हमने बहुत बड़ी जो डिजीज हमने डिस्कस की स्थौल्य, उन सब में आप जो ये वर्णित है इन श्लोकों में जो अलग अलग आहार कहे गए हैं, विहार कहे गए हैं, योग बताए गए हैं औषध के कि कैसे आपको कहने हैं, और ये जो चिकित्सा है गुरु अवतर्पण, लेखनी और हृदय महाकषाय का प्रयोग, और जो मेडिकेशंस मैंने बताए संशमन सिंगल कंपोजिशन के रूप, सिंगल औषध के रूप में या फिर फॉर्मुलेशंस के रूप में, उन सब का यूज़ करा के आप पेशेंट को जो अभी की जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है स्थौल्य या फिर हाइपरलिपिडेमिया या डिसलिपिडेमिया, तो इन सबको बहुत ही ब्रॉड तरीके से फैलने से आप अपने आयुर्वेद मैनेजमेंट करा के पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो अपना टॉपिक है मेदो व श्रोतदुस्तीजन्य विकार ये यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।